शुरू करते, जरा ध्यान सुनिए। रिएक्टिविटी, बिल्कुल ध्यान से देखना ना, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर ये क्या है, बताते हैं बच्चों। आज हम क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी पता करेंगे। मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो बच्चों, पहले एक एग्जांपल मुझे बताइए। जैसे मान लो कि केवल मैं यहाँ पे CH4 ले लिया और मैं यहाँ पे मान लो क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, तो केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, केवल एक ही टाइप का क्या मिलेगा, CH3Cl मिलेगा, HCl मिलेगा, मतलब केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो मैं यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ और हेलोजनेशन करा रहा हूँ। तो ध्यान सुनिएगा ना क्या बताना चाहता हूँ बच्चों। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। दोनों में से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन चिपकाओ, बात वही हो जाएगी। क्यों? तो यहाँ भी एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH2 Cl और प्लस HCl। ठीक है यहाँ तक? मतलब यहाँ भी एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक कार्बन सेम हो, जब तक कार्बन सेम हो, कार्बन का नेचर सेम हो, उतने ही प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब कार्बन का नेचर जितना डिफरेंट हो उतने प्रोडक्ट मिलते हैं। सॉरी, तो ज्यादा देखना। इसके बाद मुझे बताइए यहाँ पे कितने टाइप के कार्बन आए हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो ये 1 डिग्री वाला और एक 2 डिग्री वाला। साहब ये 1 डिग्री है। मैं आपको बता दूं कि ये और ये दोनों नेचर सेम है। दोनों के नेचर सेम है ना, ये दोनों के नेचर सेम है। तो बच्चों अगर ये दोनों के नेचर सेम है, तो अगर आप यहां से कोई भी रिएक्शन कराएंगे ना, तो प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। दोनों के नेचर सेम है। तो बच्चों जब भी कभी भी ऐसा कोई कार्बन है जिसके नेचर सेम है, तो वहां से केवल आप एक ही प्रोडक्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि अभी यदि आपने दोनों से बना लिया ना, तो दोनों प्रोडक्ट सेम ही होगा। आप IPAC नाम लिख के देख लीजिएगा, दोनों का सेम ही आने वाला है। तो मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे? एक तो 1 डिग्री वाला और एक 2 डिग्री वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आप हेलोजनेशन कराइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसके हेलोजनेशन से 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, चलो ठीक है। तो एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने जैसे पहले बना लेते हैं, जरा देखो, CH3 CH2 और CH2Cl, एक प्रोडक्ट यहाँ से बना लिया 1 डिग्री वाला, और एक कहाँ से मिलेगा? 2 डिग्री वाला। कुछ करना नहीं है ना, आपको पता है ना क्या करना है। वहां पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन चिपकाना है। चलो ये बता दो, ये वाला कितना मिलेगा? ये भी एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? CH3। अब 2 डिग्री वाला मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों? ऐसा मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपने यहां से प्रोडक्ट बनाना सोचा ना, तो यही मिल जाएगा। दोनों का IPAC नाम सीमित होगा, इसलिए केवल और केवल मात्र 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोपेन के हेलोजनेशन से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपको आंसर देना 2। लेकिन बच्चों एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सर हमें 2 प्रोडक्ट तो मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है? ये प्रश्न है। क्या आप हमारा क्वेश्चन समझ गए? 2 डिग्री वाला मेजर। हाँ, नहीं, आप मान लीजिए तो आपने यहाँ पर 2 डिग्री वाला मेजर बता दिया, लेकिन अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसको आप देख के आपको आश्चर्य होगा कि जिसको आप लोग मेजर बोलते हो मेजर नहीं है। तभी तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम नॉर्मल लेवल पढ़ते थे, नॉर्मल लेवल के अकॉर्डिंग 2 डिग्री मेजर, चलो अच्छी बात है, हो सकता है। लेकिन बच्चों मेजर और माइनर का जो डिसीजन है वो प्रैक्टिकली होता है। कैसे होता है ना, अभी मैं उसी को सिखाने वाला हूँ। आज उसी का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन मुझे बता दो, क्या प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे? कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इससे 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, कैसे पता करोगे? क्या करो, डिफरेंट नेचर के सुनो। क्या करना है आपको? ये करना है आपको डिफरेंट नेचर के कार्बन पहचानना है। जितने डिफरेंट नेचर के कार्बन होंगे बच्चों, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, उतने ही टोटल प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात याद रखिए। कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए कभी आपको डाउट हो रहा तो बना के देख लीजिए। अगर IPAC नेम सेम है, इसका मतलब वहां पे एक ही प्रोडक्ट मिलना था, आपने 2 बना दिया गलती से। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो पहले इसकी फोटो ले लीजिए ताकि मैं अपना बात जो बताना पहले उस पर डायरेक्ट पहुंचूंगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें, क्योंकि नोट्स में कम रहता है, मैं थोड़ा सा जानबूझ के और ज्यादा पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा, सबको समझ में आ गया ना कि कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हेलोजिनेशन से? अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लोरिनेशन करा कुछ में, ये कोई बताएगा? ये इसको हटा देता हूँ। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। क्या मुद्दे पे? कि वास्तव में ये सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या है। चलो बच्चों, हम बात करते हैं। मान लीजिए कि अपने क्लास में कोई ऐसा बच्चा है ना जो बहुत ही ज्यादा उदंड है। उदंड मतलब बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है। तो बहुत बलशाली है, तो जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, दो बच्चे है ना। ये पहले बच्चे को मान लेता हूँ कि बहुत बहुत ताकतवर है, आंखों को नाक बना देता हूँ, बहुत ताकतवर है। तो जब ये बहुत ताकतवर है तो जब क्लास में पहुंचेगा ना, तो क्लास में पहुंचने के बाद ये किसी को पहचानेगा नहीं, जिसको देखेगा उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि पहचान के मारेगा, ऐसा नहीं है भाई, बहुत ताकतवर है, सबसे पावरफुल भी है, तो क्या करेगा? क्लास में जाते ही सबको, मतलब ये एक ऐसा रिएजेंट है, ये एक ऐसा रिएजेंट जो बहुत स्ट्रांग है। जब बहुत स्ट्रांग है बच्चे, तो किसी को पहचानेगा नहीं, क्लास में जाते ही तोड़फोड़ शुरू कर देगा। तोड़फोड़ मतलब ऐसा नहीं कि ये पतला है दुबला इसको मारना, ये मोटा इसको नहीं मारना, ये सबको मारेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी कोई रिएजेंट जो स्ट्रांग होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ताकतवर कौन है, तो मैं बताना चाहता हूं कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से। मतलब मान लीजिए ये क्लोरीन है, ये वाला, और ये ब्रोमीन है। अगर आपने क्लोरीन को भेजा ना कि जाओ साहब हेलोजनेशन कराओ, तो ये बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देगा, जहां जाएगा वहां फटाफट रिएक्शन करेगा। लेकिन ये जो ब्रोमीन है ना, ये पहले क्लास में जब घूमेगा तो पहले देखेगा सबसे दुबला पतला कौन है, और वही अटैक करेगा। ये इसका मतलब ये सेलेक्टिविटी है, ये सेलेक्ट करके आक्रमण करता है, ये सेलेक्ट करता है फिर अटैक करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये वीक रिएजेंट है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये थर्ड डिग्री पे ज्यादा सुखी फील करता है, ये थर्ड डिग्री पे ज्यादा अटैक करेगा, 1 और 2 डिग्री पे अटैक जल्दी करता नहीं है। तो मुझे बता दो, क्या आपको रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी समझ में आगे किसे कहते हैं? रिएक्टिविटी कौन होता है? जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रिएजेंट सेलेक्ट नहीं करता, उसको जहां जगह मिला वहां पर तोड़फोड़ मचा देता है। और सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी पहले सेलेक्ट करता है कि सब कौन सा कमजोर है, उसको देखता है, उसके बाद अटैक करता है। जैसे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कहाँ होता है? ब्रोमिनेशन हमेशा थर्ड डिग्री पे होता है, हमेशा थर्ड डिग्री पे होता है, हमेशा थर्ड डिग्री पे होता है। वीक रिएजेंट, समझ में आ गया? तो मुझे एक बात बताओ, जब मान लीजिए कि आपको क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कराना, सपोज, तो मान लीजिए मैंने आपको बोला कि चलो क्लोरिनेशन कराओ ब्रोमिनेशन कराओ, तो आपको क्या करना है? क्लोरिनेशन में सब पे करा देना है, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। लेकिन ब्रोमिनेशन किस पे कराएंगे? केवल 3 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एक वीक रिएजेंट है, वो सेलेक्टिविटी और सेलेक्ट करके 3 डिग्री पे ही अटैक करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी आपको समझ में आ जाए, लेकिन समझ में तो आ गया ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो उसकी जरा फोटो ले लो, काम की बातें करते हो। अच्छा, आप एक बात बता दो जरा, मुझे एक बात बता दो, हेलोजिनेशन में क्या होता है? आपको पता ना हेलोजिनेशन में क्या होता है? हेलोजिनेशन में कार्बन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। क्यों? उसके बाद हेलोजन फैमिली इस पे आके चिपक जाता है, यही होता है ना हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर हेलोजन जाके चिपक जाता है, यही होता है ना। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब काम की बातें शुरू करते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गया, अगर आपको कभी भी क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा तो प्लीज आप अलर्ट होइए, क्लोरिनेशन जहां मन कर वहां कराइए, क्योंकि क्लोरिनेशन बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन साहब जब भी ब्रोमिनेशन कराना हो ना, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, ब्रोमिनेशन आप हर जगह नहीं करा सकते। चलिए जरा इसका क्वेश्चन जरा देखिए।
जैसे मान लीजिए बच्चा आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहले मान लीजिए क्लोरीनेशन छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका हेलोजनेशन कराता तो कितने प्रोडक्ट यहाँ से बनते, गिन के बताओ तो कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए? 3 एक तो बच्चा 1 डिग्री का ये है, ये 3rd डिग्री का, और ये 2 डिग्री का। बच्चा मात्र यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? अरे भाई, अगर आपने यहाँ से प्रोडक्ट बना लिया तो बतिया वही हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बना लिया तो बतिया वही हो जाएगा। क्यों? बात समझ में आ रही है? अच्छा, बना के देख लीजिएगा ये। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन बना के देखने पे अगर आपको आईपीसी नाम डिफरेंट दिखेगा तो पता चल जाएगा। खैर, अभी देखते हैं फिलहाल। तो बच्चों, मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, तो क्लोरीनेशन क्या करेगा? क्या क्लोरीनेशन सभी कार्बन के CH बॉन्ड को ब्रेक कर देगा? भाई बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? इट विल ब्रेक ऑल टाइप ऑफ CH बॉन्ड। ऑल टाइप समझते हैं ना? ऑल टाइप मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप की बात कर रहा हूं, ऑल टाइप ऑफ CH बॉन्ड, जितने भी CH बॉन्ड है सबको ब्रेक कर देगा। मुझे बता दो, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो बता दो। 1 डिग्री पे अटैक कर। हाँ, इट विल प्रीफर। अभी मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटली एक वो डाटा बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए कितना ज्यादा क्या है इसका रियल फॉर्म। इट विल प्रीफर टू ब्रेक 3rd डिग्री CH बॉन्ड मोर। तो बच्चों, मैंने ये बातें बता दिया है, ठीक है। मुझे अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये रिएक्टिविटी क्यों है, और ये बगल वाला सिलेक्टिविटी क्यों है। ठीक है, इसकी फोटो ले लीजिए ताकि काम की बातें शुरू करें जल्दी से, फास्ट। शुरू करते हैं, इसको हटाए, थोड़ा सा PDF में आते हैं। अच्छा बच्चा, मुझे एक बात बताओ, हेलोजनेशन में क्या क्या है? फ्लोरिनेशन है, क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन है। और मैं बताऊं कि ये चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आता है कि फ्लोरिनेशन कराओ, ब्रोमिनेशन कराओ, आयोडीनेशन कराओ। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको हमेशा के लिए याद रखना, भविष्य के लिए भी, है ना। तो जब मान लीजिए कि आपको फ्लोरिनेशन कराना, जब भी कभी मान लो फ्लोरिनेशन करा, तो फ्लोरिनेशन के लिए क्या करते हैं ना, कि फ्लोरिनेशन के साथ इनर्ट गैस लेते हैं, इनर्ट गैस कोई भी। अगर आप इनर्ट गैस नहीं ले लेते, N2 ले लेते हैं। N2 भी इनर्ट गैस की तरह काम करता है, आपको पता ही है ना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जल्दी जलता नहीं, अगर ऐसा होता तो आपको मैंने बता रखा था। नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की तरह काम करते हैं। खैर, और साथ में ना यहाँ पे डार्क, अंधेरे में ये रिएक्शन कराई जाती है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, फ्लोरिनेशन में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज्यादा विस्फोटक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जब भी आप कराएंगे ना, तो कार्बन को ब्लैक कर देगा, जला देगा ये। तो डार्क रूम में कराया जाता है। अब क्लोरिनेशन कैसे कराया जाता है? क्लोरिनेशन आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। यूवी लाइट में, या हीट भी कर दे तब भी क्लोरिनेशन हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर रहे तो कोई ऐसा रिएजेंट डाल दीजिए कि जो फ्री रेडिकल बनाता है। ये बताया था ना, परऑक्साइड वाला ये फ्री रेडिकल बनाएगा तो क्लोरीन को तोड़ेगा, तो रिएक्शन भी हो जाएगा। आप इसकी प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। एक और बहुत अच्छा है, टर्सी ब्यूटॉक्साइड क्लोराइड है, ये भी बहुत बढ़िया रिएजेंट फ्री रेडिकल बनवाता है, ये भी रिएक्शन करा सकता है। बात समझ में आ गई? तो क्लोरीन का क्लोरीन की जो क्लोरीनेशन करा सकते हैं, बिल्कुल ब्रोमिनेशन भी उसी से हो सकता है। बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल सेम वही है, बिल्कुल सेम वही है। लेकिन आपको आयोडीनेशन में एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है वो बताने जा रहा हूं, यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। आपको फ्लोरिनेशन समझ में आ गया ना? फ्लोरिनेशन कैसे कराते हैं? फ्लोरिनेशन कराने के लिए क्या लेंगे? कोई इनर्ट गैस लेंगे या नाइट्रोजन लेंगे, लेकिन डार्क होना चाहिए, अंधेरे में कराना है आपको। क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन दोनों सेम है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओ, हीट कर दो, कोई परऑक्साइड डाल दो जो फ्री रेडिकल, आपको पता है ना, ये फ्री रेडिकल इनिवेशन है, फ्री रेडिकल बनवाता है, या टर्सी ब्यूटॉक्साइड भी ले लो, दोनों सेम है।
अब मैं आपको आयोडीनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना ना। ये आयोडीनेशन ना आपको एनसीईआरटी बुक में 12th में भी लिखा है, एल्कालाइन जो पहला लेशन पढ़ते हैं उसमें ये बातें लिखी गई है, ये लाइन जो भी बताने वाला हूं, इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों हम लोग आयोडीनेशन देखने जा रहे हैं, जरा देखिए आयोडीनेशन में क्या होता है। आपने सुना होगा ना कि आयोडीनेशन की रिएक्शन में वो रिएक्शन रिवर्स में चला जाता है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, ये सब आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई होंगी, है ना। कोई HO3 यूज कर लेते हैं, ऐसा वैसा सुना है, तो जरा उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखो बच्चों, मान लीजिए कि आप आयोडीनेशन करा रहे हैं, सपोज पहले तो आयोडीनेशन में जरूरत क्या पड़ती है। देखो सबसे पहले आप लेते हैं I2 और अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट लेते हैं, जिससे HME मिलता है ना, इससे भी रिएक्शन करा सकते हैं। और लेकिन साथ में ना आपको साथ में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, कोई भी। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए जो फेमस है वो HNO3 लोग यूज करते हैं, और जो फेमस है HgO2 यूज करते हैं फिलहाल। फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा आपको HNO3 सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों सर यूवी लाइट के बाद क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, क्या रीजन है? तो चलो करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे RH बॉन्ड है और आपने उसका आयोडीनेशन कराया, तो जब आयोडीनेशन कराएंगे तो क्या होगा, वहां से आयोडीन लग जाएगा और HI बाहर निकल जाएगा। इस HI के बारे में सबसे खास बात सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे तो थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, फास्फोरस पर रेड फास्फोरस पर HI, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेड फास्फोरस पर HI पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो बच्चों यदि रेड फास्फोरस हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तब भी ये आपका बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और मुझे बता दो, अभी मैंने क्या बताया था, ये जो रेड फास्फोरस HI होता है ना, ये दुनिया को किसी भी चीज को एल्केन में बदल देता है, किसी भी चीज को। बताया था कि नहीं बताया था? तो मुझे बता दो, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये RI को क्या एल्केन में बदल देगा, एल्केन में? तो क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, इस रिड्यूसिंग एजेंट को ना डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब इसको बेकार कर देते हैं। अगर बेकार नहीं करेंगे ना तो ये क्या करेगा, एल्काइल आयोडाइड को ना सीधे एल्केन में फिर से चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा ना, रेड फास्फोरस HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी को एल्केन में बदल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। हम तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज used to destroy HI। अब समझ में आ गया? अब जब से हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया जो कि बहुत ही तगड़ा अपनी जगह पे है, तो वो क्या करेगा, HI को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब HI को डिस्ट्रॉय करेगा तो रिएक्शन पीछे नहीं जाएगी। क्यों? जैसे मान लो कि हमने मिला दिया, मान लो ये HI है, इस रिएक्शन में हमने क्या मिला दिया, हमने HNO3 मिला दिया। अब HNO3 क्या करके इससे रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, I2 बनाएगा और पानी बना लेगा और साथ में NO2 बना लेगा। आपको पता नहीं, ये वोलेटाइल है, आयोडीन वोलेटाइल है, टेम्परेचर में थोड़ी टेम्परेचर पे ये बाहर निकल जाएगा, पानी है NO2। अब देखो कोई डिस्ट्रॉय हो गया ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो साहब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बातें हमने बताई है ये एनसीईआरटी की लाइन में आपको लिखी गई होंगी। आप देखिएगा, आज पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें लिखा है कि साहब आयोडीनेशन कराने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिलाएंगे तो रिएक्शन फिर से पीछे चला जाएगा और फिर से आपको एल्केन बन जाएगा। इसकी फोटो ले लो यार फास्ट। तो मैंने आपको क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन। और भैया स्मित पटेल कैसे हो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? भैया अच्छा भैया, और बताओ क्या चल रहा है आजकल? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? अरे तुम्हारा वो दोस्त का क्या हाल है भैया? कौन सर? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? कितने भी है सर? अच्छा, दोस्त बहुत ज्यादा हो, क्या बात है। मतलब मल्टीपल ऑप्शन लेके चलते हो, हाँ? एक गया दूसरा है, चलो अच्छी बात है, इसी से देश चलता है, ऐसे ही करना भी चाहिए। गुड। अरे निसार पटेल क्या हाल चाल है भैया, इसके बारे में पूछो। सुनो, निसार पटेल सेहत बनाने बहुत बिजी है यार,
आजकल सेहत तो बढ़ा रहा है बहुत फास्ट, ऐसा कुछ सुना हो मैंने, ऐसा कुछ है क्या भाई? हाँ, ऐसा कुछ हो तो बता देना हमको ना। सुने कि सेहत तो बनाने बहुत ज्यादा बिजी है, ऐसा कुछ है शायद, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है ना। जरा बच्चे एक बात देखना, मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, जरा एक बात बता दो, जरा ध्यान सुनिएगा। अभी हमने क्या बताया था, अभी याद करो। हमने बताया था कि क्लोरीनेशन बहुत फास्ट होता है ब्रोमिनेशन से। बच्चों इसका एक टेबल है जो प्रैक्टिकली बताया गया, इसका एक टेबल है जो कि प्रैक्टिकली बताया गया है, ऐसा नहीं कि अपने मन से बता रहा हूं। तो यहां लिख देता हूं, एक्सपेरिमेंटल रिलेटिव रेट, रिलेटिव रेट। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है ना, इसको याद रखना है थोड़ा सा। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि यदि आप इसको याद रखते हैं ना, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा माइनर है। कैसे, वो मैं सिखाऊंगा, केवल देखना है स्क्रीन पे। तो जरा मुझे बता दो, मान लीजिए कि आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मान लीजिए कि आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। थोड़ा सा कलर पेन चेंज कर लो। सपोज मान लीजिए आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं, अब मान लीजिए कि आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। किस पे करा रहे हैं? ये 1 डिग्री पे क्लोरीनेशन है, मान लीजिए 1 डिग्री क्लोरीनेशन, CH बॉन्ड है ना, याद रखिएगा। 2 डिग्री क्लोरीनेशन, CH बॉन्ड को ब्रेक करना ना, और 3rd डिग्री क्लोरीनेशन। तो बच्चों ये कराया गया ना, जरा ध्यान सुनिए। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर दूं यार। ये रहा क्लोरीनेशन और ये रहा ब्रोमिनेशन, ऐसे। ये क्लोरीनेशन और ये ब्रोमिनेशन का हिसाब रहा। ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। तो बच्चों जरा ध्यान सुनो। मान लीजिए कि आपने 1 डिग्री का एक बॉन्ड उड़ाया, एक बॉन्ड। तो 1 डिग्री का क्लोरीनेशन की बात करना, जब 1 डिग्री का एक बॉन्ड उड़ाएंगे तो उतने समय में ना 3rd डिग्री का ना 3.8 टाइम्स प्रोडक्ट बना लेंगे, 3.8 टाइम्स। और 3rd डिग्री का 5 टाइम प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने देर में, जैसे मान लीजिए कि आप क्लोरीन को बोलोगे साहब आप रिएक्शन कराओ, तो जितने देर में 1 डिग्री का प्रोडक्ट बनाएगा ना, उतने देर में 5 गुना वो 3rd डिग्री का प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब कुल मिला के ये भी तो बात सही है कि क्लोरीनेशन भी 3rd डिग्री सबसे पहले प्रीफर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 5 गुने का डिफरेंस है। समझ नहीं पा रहा हो यार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरीन पर अटैक कर रहा, यहाँ भी क्लोरीन अटैक कर रहा, तो 3rd डिग्री पे क्लोरीन उतने समय में 5 गुना प्रोडक्ट बनाता है, 5 टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे 5 गुना प्रोडक्ट बना लेगा। ये एक्सपेरिमेंटली, याद रखिए एक्सपेरिमेंटली है। तो इसलिए कहा जाता है कि क्लोरीनेशन जो होता है बच्चों ने, वो नॉर्मली सभी पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 है, ये 3.8 है, मतलब 4 गुना, ये 5 गुना, और ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप ब्रोमिनेशन देखेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा। जगह देखो ब्रोमिनेशन क्या होता है। मान लीजिए कि ब्रोमिनेशन 1 डिग्री पे अगर कर रहा है, एक बार प्रोडक्ट रिएक्शन कर रहा है, तो 2 डिग्री पे 82 गुना करता है, और इस पे देखो 1600 गुना करता है। 1600 गुना मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 3rd डिग्री RH बॉन्ड है। अब मान लीजिए कि आप Br2 करा रहे हैं, जब इस पे 1600 बार रिएक्शन कर लेता है ना, 1600 बार रिएक्शन कर लेता है, तो केवल एक बार 1st डिग्री पे रिएक्शन करता है, केवल एक बार। जब इस पे 1600 बार अटैक कर लेता है ना, 1600 बार, तब जाके केवल एक बार 1 डिग्री पे अटैक करता है। तो आप देख रहे हैं ना कि ब्रोमिनेशन सबसे पहले प्रीफर किसको करता है? 3rd डिग्री को। कुछ समझ में आ रहा है क्या बताना चाहता हूं मैं? ब्रोमिनेशन सबसे पहले प्रीफर किसको करता है? 3rd डिग्री पे। क्यों? क्योंकि जब 3rd डिग्री पे वो 1600 बार अटैक कर लेता है ना, तब जाके एक बार आपका 1 डिग्री पे अटैक करता है। यहां पे तो ठीक है साहब, जब ये 5 बार अटैक कर लेता है, तब तो एक बार ये 1 डिग्री पे अटैक कर लेता है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू तो है नहीं।
तो इसलिए क्लोरीनेशन तो ठीक है, लेकिन साहब ब्रोमिनेशन में बहुत ज्यादा टेंशन है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रख लेंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया ना सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या होती है? अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा। ये वैल्यू एक बार फिर सुन लीजिए, 1, 3.8 और 5। ये रिलेटिव रेट है। रिलेटिव रेट मतलब किस पे अटैक कर रहा है तो क्या है, और ब्रोमिनेशन क्या है, 1, 82 और 1600। क्यों? क्योंकि बच्चों ने इसी वैल्यू से हम बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। कैसे बताएंगे? पहले मैं एक सिखाता हूं, दूसरा आपको करना है। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखिए, जरा 5 मिनट धैर्य बना कर रखिएगा। पहले मुझे पूरा लिख लेने दीजिए, उसके बाद समझा लेने दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये सब फॉर्मूला सबके सब प्रैक्टिकली है, हमें केवल ध्यान रखना है। जरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज यील्ड। कोई बताएगा यील्ड का मतलब क्या होता है? परसेंट यील्ड का मतलब क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। यील्ड का मतलब होता है प्राप्त होना। अब मान लो किसी को शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, यील्ड का मतलब आप कितना गेन कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए के कोई सामान खरीदा और आपने मान लीजिए उसको मार्केट में बेचा 110 रुपए में, तो परसेंटेज यील्ड कितना हुआ, मतलब कितना आपको मिला, कितना आपको प्राप्त हुआ। परसेंटेज यील्ड समझ गया ना? परसेंटेज यील्ड मतलब कितना मिला, कितना प्राप्त हुआ। समझ गया ना यील्ड? तो खैर अब काम की बातें करते हैं। तो होता क्या, इसका फॉर्मूला सुनिए। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला ये होता है, रिलेटिव यील्ड, रिलेटिव रेट। अभी आपको मैंने रिलेटिव रेट सिखा दिया ना। रिलेटिव रेट क्या है, ब्रोमिनेशन का, क्लोरीनेशन का सिखा दिया। वो वैल्यू यहां रखनी है, इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है ना, अभी बताता हूं। इसका नंबर हमें लिखना है। तो मान लीजिए आपने परसेंटेज यील्ड निकाल दिया। जब आपने परसेंटेज यील्ड निकाल दिया, सॉरी ये रिलेटिव यील्ड है, सॉरी, इसके बाद परसेंटेज निकालना, ये रिलेटिव यील्ड है। तो मान लीजिए आपने रिलेटिव निकाल दिया, अब आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा बच्चों ना कि जिसका परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा। आपको देखने में लग रहा होगा सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये तो बहुत डरावना है। आप चिंता ना करिए, केवल मुझे फॉर्मूला लिखने दीजिए और एक क्वेश्चन बताने दीजिए। आपको इतना सिंपल लगेगा, क्या बताऊं मैं। तो बच्चों अगर आपने परसेंटेज यील्ड निकाल दिया, मान लीजिए A का निकाल दिया, B का निकाल दिया, इसका मान लीजिए परसेंटेज यील्ड आया 50%, इसका मान लीजिए 70% आया, तो ये बच्चों आपका मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। इसीलिए ये पूरी कहानी चल रही है। फिलहाल मुझे परसेंटेज यील्ड निकालना। कैसे निकालते, बड़ा सिंपल काम है। आपने ये जो रिलेटिव यील्ड निकाला उसको ऊपर लिखिए। आपने ये जो रिलेटिव यील्ड निकाला है, जिसकी जरूरत हमें पहले, तो उसके ऊपर लिखिए। डिवाइड करिए टोटल यील्ड से। टोटल यील्ड क्या होता है अभी बताओगे कैसे निकालते हैं, और इंटू 100 कर दीजिए। बच्चों इस फॉर्मूले की फोटो ले लीजिए, ताकि इस फॉर्मूले को जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार देखना पड़ेगा ना, तो स्क्रीनशॉट होनी चाहिए ना। अब पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको देखिएगा। मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट ध्यान से जरा देखिए। पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन में हम बताएंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। पहले देखते हैं। जैसे मान लो कि ये पहला क्वेश्चन है और मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूं, क्लोरीनेशन। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? एक तो यहां से मिलेगा और एक यहां से मिलेगा। 2 प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो जरा बना लो। एक तो प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट यहां से मिल जाएगा। तो प्रश्न ये कि सर इसमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, उसके लिए हम लोग ये पूरी कहानी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे, अच्छा इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं, फर्स्ट।
इसको कर देता हूँ सेकेंड। और कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट है। चलिए निकालते हैं पहले फर्स्ट का निकालते हैं। रिलेटिव यील्ड प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट का। मुझे जरा बताइए क्लोरीनेशन में 1 डिग्री का रिलेटिव रेट कितना है? 1 इंटू। बच्चों दूसरी लाइन समझिएगा, दूसरी लाइन में थोड़ा हो सकता है आपको तकलीफ हो, लेकिन मैं आराम से बताऊंगा। दूसरी लाइन जरा समझिएगा। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन ये है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड। मुझे एक बात बताइए, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। कितने ऐसे आइडेंटिकल CH बॉन्ड है जहां से प्रोडक्ट केवल यही बनता? 2 6 6 है भाई। 6 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि टोटल यहाँ पे 6 ऐसे आइडेंटिकल बॉन्ड हैं जिससे प्रोडक्ट आपका 1 ही बनता। समझ गया ना? नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड। नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड का मतलब ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जिससे वही प्रोडक्ट बनता है। तो मुझे बताओ इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया 6। चलिए अब रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकेंड का बताइए जरा। सेकेंड क्या 2 डिग्री है? 2 डिग्री का क्लोरीनेशन का रेट कितना है? 3.8। ऐसे कितने कार्बन हाइड्रोजन है जो कि आइडेंटिकल है? मात्र यही है। 2 कितना आया? 7.6 आ गया। 7.6 आ गया ना? मुझे बताओ क्या यहाँ पे टोटल यील्ड निकाल सकते हैं? टोटल यील्ड। अच्छा बच्चों पहला क्वेश्चन इसलिए हो सकता है आपको डरावना लग रहा हो, लेकिन चिंता मत करिए। पहले मुझे पूरा टोटल यील्ड कितना आया, अगर आप इसको जोड़ेंगे टोटल यील्ड आ जाएगा 13.6। मुझे बता दीजिए क्या आपको रिलेटिव यील्ड आ गया? यस सर। क्या आपको टोटल यील्ड भी आ गया? यस सर। तो क्या आप दोनों का परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड का? तो जरा निकालिए। चलिए यही निकाल लेते हैं। चलिए परसेंटेज यील्ड आप फर्स्ट, जरा बताइए क्या होगा। ऊपर क्या लिखे? ऊपर रिलेटिव यील्ड 6 डिवाइड बाई 13.6 लिख दो ना, इंटू 100। कितना आया? 45%। सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा बताइए, परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकेंड। ये मुझे बताइए क्या आएगा? 7.6 इंटू डिवाइड बाई 13.6 इंटू 100। कितना आया? 55%। तो बच्चों सेकेंड का सबसे ज्यादा है तो सेकेंड क्या हो जाएगा? मेजर। और ये क्या हो जाएगा? माइनर। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर यही तो हमने पहले बोला था। तो आपने पहले बोला था, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तभी आप देख के थोड़ा सा आश्चर्य होगा। लेकिन मुझे बताइए क्या आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया? आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत? देख लो साहब, कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन एक और करने वाले हैं। किसी के मन में कोई डाउट है? देख लो। अब जैसे कोई प्रश्न ये पूछेगा सर ये कैसे पेपर में हम लोग फास्ट करेंगे? बच्चों आप चिंता मत करिए। आप मुझे एक बात बताइए, जरा एक सिंपल से टेक्निक सुननी चाहिए। इसको सॉल्व करने की एक सिंपल से टेक्निक मुझे जरा बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमें तो दिख रहा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा आपको दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है? कि जिसका रिलेटिव यील्ड जिसका, मुझे बताओ इसका रिलेटिव यील्ड 6 है और इसका रिलेटिव 7.6 है, तो ये वैल्यू ऊपर 6 लिखेंगे और ये 7.6 लिखेंगे। भाई टोटल तो सब में सेम है, तो जिसके ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आएगी उसका परसेंटेज भी ज्यादा आएगा। तो बच्चों आपको इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से बता सकते हैं ना कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। क्यों? आपको बता सकता है कि किसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। फिलहाल इसकी फोटो ले लीजिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं, सेकेंड क्वेश्चन करा देता हूं। इसको हटा रहा हूं मैं। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना कि कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने प्रोडक्ट मिलेंगे उतना तो रिलेटिव यील्ड आपको निकालना पड़ेगा ना, उतने प्रोडक्ट तो आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इसी में गलती कर दिया तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मेजर माइनर की बात तो तब होगी ना जब प्रोडक्ट बना लेंगे।
पता चला एक प्रोडक्ट आपने छोड़ ही दिया जो मेजर था या माइनर था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिएगा, ये CH3, ये CH, CH2, CH3 और बच्चों CH3, और मैं इसका क्लोरीनेशन करा रहा हूँ, क्लोरीनेशन यूवी लाइट मतलब HMU की प्रेजेंस में। मुझे बताइए कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 3 प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन मैं बच्चा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, जरा देखिए, ये जो कार्बन और ये कार्बन ये दोनों सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन बच्चों ये कार्बन 1 डिग्री तो है, लेकिन इसका इन्वायरमेंट सेम नहीं। इन्वायरमेंट मतलब इसके पास केवल एक कार्बन है और इसके, सर मैं समझ नहीं पा रही, तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं ना, प्रोडक्ट बना के देख ही लेते हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद यदि IPSC नाम अलग अलग आता है, इसका मतलब वो डिफरेंट कार्बन रहा होगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि कभी आप धोखा मत खाइएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री से भी मामला बनता नहीं है, वहां भी आप धोखा खा सकते हैं। कैसे, जरा मुझे बताइए। ये 1 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। ये 3rd डिग्री है, सही बात है। ये 2 डिग्री है, सही बात है। ये 1 डिग्री है, सही बात है। ठीक है, और ये भी 1 डिग्री है, सही बात है। पहले क्या करके प्रोडक्ट बनाते हैं, सबसे पहले यहां से बना लेते हैं प्रोडक्ट। जब यहां से प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3, CH, CH3। अच्छा, जहां से प्रोडक्ट बनाएंगे वही के H को हटा के वही Cl चिपकाना, ये बात याद रखिएगा, बाकी को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। और ये ऐसे आपने बना लिया, ये पहला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। दूसरा उसके बगल में बना लीजिए कि यहाँ बना लीजिए, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा ना, क्यों? तो दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं, CH3, CH, CH3 और यहाँ पे CH और यहाँ पे क्लोरीन लगाना क्योंकि ये प्रोडक्ट बनना, और ये CH3 हो गया। तो 2 प्रोडक्ट तो दिख गया सर, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड। 3rd प्रोडक्ट भी आपको दिख रहा होगा। 3rd प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है मुझे बताओ? 3rd प्रोडक्ट ये दिख रहा है, ये 3rd प्रोडक्ट। तो तीसरा भी तो आसान है, चलो तीसरा बना लेते हैं। तीसरा यहाँ क्लोरीन चिपका लेते हैं, यहाँ CH3 है यहाँ पे और यहाँ पे। तो बच्चों ये 3rd प्रोडक्ट हो गया। याद रखिएगा 3 प्रोडक्ट आपने बना लिया। चौथा प्रोडक्ट मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों में से कोई एक बना लीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक बनाएंगे चौथा प्रोडक्ट में बच्चों, तो आप देखिए ना, आप IPSC नाम लिख के देखिए। बना लेता हूं, पहले बना के दिख लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां से बना लिया, आप यहां से बनाइए, यहां से बनाइए, दोनों से सेम है। बच्चों मुझे बताओ कि आपको ये जो 4th वाला है, ये 4th वाला और ये 1st वाला, क्या आपको सेम दिख रहा है क्या? अगर आपको डाउट यही है कि सर ये भी तो 1 डिग्री से बना है और ये भी 1 डिग्री से बना है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो IPSC नाम लिख के देख लो, क्या आपको दोनों सेम दिख रहा? नहीं। दूसरे वाले कायरल कार्बन है ना। टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देख रहे हैं ना, आपको धोखा कैसे हो सकता है? टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट। तो बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट। सर, हाँ बोलो भैया। सर दूसरे वाले में कायरल कार्बन है ना एक। हाँ, कायरल कार्बन स्टीरियो भी है, लेकिन मैं स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो स्टीरियो है ही ना। अगर मैं टोटल गिनूंगा टोटल 5 मिलेंगे। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछे ना कि इंक्लूडिंग स्टीरियो, तब आपको 5 बोलना है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो मतलब आप 3D मतलब स्टीरियो को भी सोचना है। चलिए आप पहले प्रेडिक्ट करिए कि आपके अनुसार इसमें मेजर कौन सा होगा। तो मैं बता दूं कि सबके अनुसार ये मेजर होगा। क्यों? सबके अनुसार यही मेजर होगा ना। देखो भाई, अभी तक अगर मान लीजिए कि अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो आप क्या करते? आप 3rd डिग्री वाले को सबसे ज्यादा मेजर करते हैं। ये कहानी है, सब लोग यही बताते हैं भाई, 10th में यही बताया जाता है, फिलहाल यही बताया जाता है। लेकिन बच्चों जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये मेजर नहीं है। चलो करके देख लेते हैं, उसके बाद आप नहीं। चलिए एक एक करके लेते। चलिए बताइए, रिलेटिव यील्ड फर्स्ट का निकालिए, बताइए तो। रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट का बताइए मुझे, बताइए। फर्स्ट वाला यही है, फर्स्ट वाला ये 1 डिग्री का कितना होता है? 1 होता है इंटू 3
इनटू कितने कार्बन है, केवल 3 ही तो ऐसे कार्बन है जो कि सेम आइडेंटिकल है। भाई साहब इसको मत गिन लेना, ये दोनों तो सेम ही है, ये इसका मत गिन लेना। इनटू 3 तो इक्वल टू 3 आया। समझ गया कैसे 3 आया? आइडेंटिकल CH बॉन्ड तो 3 ही है ना साहब, यही से तो आप प्रोडक्ट केवल ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला केवल यही से बना सकते हो और कहीं से तो बना नहीं सकते। ठीक है, मुझे बताओ सेकंड का, बताओ तो जरा सेकंड का। सेकंड डिग्री का कितना होता है? 3.8 होता है क्या? और यहाँ पे हाँ 2 है, 2 7.6 हो जाएगा। चलिए थर्ड का बताइए, थर्ड का कितना होता है? 5 और कितने का यहाँ पे आइडेंटिकल बॉन्ड है? 1। हाँ चलिए फोर्थ का बताइए, फोर्थ का कितना होता है साहब? 1 1 into into 6 is equal to 6. 1 into 6 हो जाएगा। 6 क्यों? क्योंकि ये भी और ये भी दोनों सेम ही तो आइडेंटिकल बॉन्ड है। इंटू 6 कितना हो गया? 6। चलो मुझे टोटल यील्ड बता दीजिए, टोटल यील्ड। वैसे आपको दिख गया होगा मेजर कौन है, दिख गया क्या? सेकंड वाला। Second, fourth, third and first. तो मुझे बताइए ये सेकंड वाला मेजर है, लेकिन आपके अनुसार मेजर कौन सा था? थर्ड वाला था कि नहीं था? बोलो एग्जाम में धोखा हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे बताओ जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके बाद मेजर कौन? इसके बाद मेजर ये है जो आप नहीं बताने वाले हैं। इसके बाद मेजर ये था कि जो आप प्रोडक्ट नहीं बनाने वाले हैं। सोचिए, है कि नहीं फोर्थ वाला मेजर? और बच्चों ये जो थर्ड वाला जो आपने मेजर बोला ना, इसका नंबर, इसका नंबर तीसरे नंबर पे आता है। भाई आपने इसको जो मेजर बोला था ना, वो बेचारा तीसरे नंबर पे खुद आता है, माइनर है वो। और ये फर्स्ट वाला सबसे माइनर है। अब तो समझ में आ गया ना कैसे मेजर माइनर डिसाइड करते हैं, क्यों? अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, मान लो कि मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन कराता तो अब क्या होता? तब मेजर, थर्ड वाला मेजर होता। अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया तो मेजर क्या होता? थर्ड वाला थर्ड वाला मेजर, थर्ड वाला। थर्ड वाला मेजर क्यों होता? 1600 गुना हो जाता है हाँ, ना। अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया होता बच्चों, तो ये थर्ड वाला मेजर हो जाता। तो आप देख रहे हैं ना, क्लोरीनेशन में प्रोडक्ट सेकंड वाला है, ब्रोमिनेशन में थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला है? क्योंकि 1600 से मल्टीप्लाई करना है, 1600 इंटू 1। सोचो 1600 आएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज तो यही होने वाला। तो मैंने आपको सिखा दिया ना कौन सा मेजर कौन सा माइनर है। इसकी फोटो ले लीजिए और ये टॉपिक तो फिलहाल समाप्त हो गया। बड़ा सिंपल, बड़ा आसानी से समाप्त हो गया, है ना? अब दोबारा PDF में चलते हैं जिसमें हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। अब तो समझ गए ना कितना आसान फॉर्मूला यूज करना है। तो बच्चों आप जेई नीट के स्टूडेंट है, कभी भी गलती से ना क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ऐसा नहीं कि सर ये थर्ड डिग्री वाला है। अच्छा ब्रोमीन के केस में थर्ड डिग्री ज्यादा मेजर होगा। चलो इसको देखते हैं। मुझे बताओ क्या रिडक्शन बाई रेड फास्फोरस है, चाहे क्या हम अच्छे से जानते हैं इसको, क्या ये सभी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में चेंज कर देता है? तो ये मैंने बता दिया, दोबारा बता दिया, लेकिन फिर भी याद करिए। आप देख रहे हैं ना, अगर कभी आपको साइक्लोकीटोन वाला दिखाई दे तो इसको एल्केन बदल देगा, सबको एल्केन बदल देगा, सबको। फिलहाल इसको हटाता हूँ। क्या हमने क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिस्टल ये दोनों पढ़ा चुका हूं मैं? क्या ये ऐसे खानदान के सदस्य हैं जो कीटोन को इसमें CH2 में चेंज कर देते हैं, एल्केन में? तो मुझे बता दो कीटोन को एल्केन में चेंज करने के लिए क्या क्या है? एक तो रेड फास्फोरस है, क्यों? और एक कौन सा है? क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर है। ये सब के सब क्या करते हैं? एल्केन में बदल देते हैं। समझ गया ना? जैसे अगर मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदलने के लिए आपके पास क्या क्या योजना है, तो क्या बोलेंगे? सर रेड फास्फोरस डाल दो, HI डाल दो, हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते तो वुल्फ किश्नर करा दीजिए, ये नहीं करा पाते हैं तो क्लेमेंसन करा दीजिए। आपके पास 3 टेक्निक है जिससे आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जरा एक बात सुनिए जरा ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को जरा याद कर लीजिएगा। फिलहाल ये तो नीट में नहीं आएगा, फिर भी याद कर लीजिएगा। याद क्या कर लीजिएगा, मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, बहुत आपका दिमाग खर्चा होगा। मान लीजिए कभी भी अगर आपको 1,3 डाई कीटोन का क्वेश्चन मिले, 1,3 डाई कीटोन का मान लीजिए कभी भी कोई क्वेश्चन मिले 1,3 डाई कीटोन का, अब मान लीजिए कि आप उसका वुल्फ किश्नर करा रहे हैं, क्लेमेंसन करा रहे हैं, तो बच्चों ये याद रखिए कि 1,3 डाई कीटोन रीअरेंज होकर ना ये प्रोडक्ट देता है बस। अब कैसे इसको सॉल्व करना? कुछ नहीं करना, ये वैसे रहने दीजिए,
ये ऐसा रहने दीजिए। और बच्चों इसके बगल वाले ये जो कार्बन है ना, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए और इन सभी को बाहर कर दीजिए, इन सभी को। ये प्रोडक्ट आपको ऐसे बनाना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे इसको रहने दीजिए, ऐसे जैसे था ये पोर्शन, और उसके बगल वाले कार्बन पर 2 मिथाइल लगा दीजिए, बस ऐसे करना। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फिलहाल इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे जब भी कभी रिएक्शन कराएंगे ना तो वो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में हमेशा एल्कीन बनता है, ये बता चुका हूँ। बच्चों एक रिएक्शन बता रहा हूँ जो केवल और केवल जस्ट फॉर नॉलेज के लिए याद रखिएगा, इसका नाम है मोजिंगो रिडक्शन। ये क्या होता है पहले इसके बारे में सुनिए। देखो बच्चों, मैंने अभी क्या बताया कि जब भी कभी मान लीजिए कि आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो और आप चाहते हैं कि उससे एल्केन बनाना, तो मैंने कितने मेथड बताए, जरा बताइए तो। मैंने कितने तरीके बताए, कितने तरीके बताए? 3 कौन कौन सा? क्लेमेंसन, वुल्फ। एक रेड फास्फोरस से चाहिए और एक क्लेमेंशन क्लेमेंसन। और एक वुल्फ किश्नर। 3 बताए, तीनों से हो सकता है। बच्चों एक और रिएक्शन है जिसका नाम है मोजिंगो रिडक्शन, ये भी वही करता है, इसलिए मैं इसको बताना चाहता हूँ। ये भी क्या करता है, ये किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदल देता है। तो हमारे पास अब एक लिस्ट और होगी जिसका नाम है 4th, जिसका नाम है मोजिंगो रिडक्शन। अभी क्या होता है, कैसे होता है, ये भी सुन लीजिए। मैं बता देता हूँ, फिलहाल लिख के बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको देखने में डरावना लगे, लिख के बता देता हूँ। मोजिंगो रिडक्शन, ध्यान सुनिए, जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा। मुझे एक चीज बताइए, इसका नाम अगर मैं ऐसे लिख देता CH2OH और CH2OH, इसका नाम क्या था? क्या इसका नाम ग्लाइकॉल था? ग्लाइकॉल एथेन डाइऑल था, एथेन डाइऑल। देखो एथेन डाइऑल था इसका नाम, था ना? अगर मैं इसके जगह पर सल्फर लगा दूं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं सल्फर लगा दूं, ऐसे सल्फर, इसके ऊपर सल्फर लगा दूं, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता, सिंपल है। आप इसको एथेन डाइथायोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसएच का नाम थायोल होता है। ठीक है, आता कोई दिक्कत किसी को? तो चलो एक तो समझ में आ गया कि इसकी रिएक्शन एथेन डाइथायोल से कराते हैं। मान लीजिए बच्चों आपने कोई कीटोन ले लिया, तो बच्चों होता क्या है ना, ध्यान सुनिए, होता ये है, जैसे मान लीजिए कि ये कीटोन है, ऐसे कीटोन है और इसके पास ऐसे बॉन्ड है, ऐसे बॉन्ड है। तो बच्चों क्या होता है ना कि ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, इसके साथ ये पानी के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, निकल गए बाहर। तो जैसे बाहर निकल गए तो इसका ये बॉन्ड फ्री हो गया, और यहाँ पे सल्फर के भी बॉन्ड फ्री है, सल्फर इसके ऐसे साथ जुड़ जाता है। तो बच्चों यदि आपने एल्डिहाइड लिया तो एसिटल बनता है। अगर आपने मान लीजिए आपने एल्डिहाइड रिएक्शन करा तो आप इसका क्या लिखेंगे कि सब एसिटल बना है। मान लीजिए आप कीटोन लेंगे तो कीटल बनता है, तो एसिटल और कीटल प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद जैसे बच्चों H2 और प्लेटिनम से इसको ट्रीट करते हैं ना, तो ये सारा चीज बाहर निकल जाता है और केवल एल्केन बनता है। ये सब चीज बाहर निकल जाता है और इसके हाइड्रोजन लग जाता है और केवल एल्केन बनता है। और ये भी रिडक्शन क्यों है? क्योंकि देखो लास्ट में आपका हाइड्रोजन लग गया ना यहाँ पे, ये भी रिडक्शन है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, कुछ नहीं करना आपको। जब भी कभी एल्डिहाइड और कीटोन के सामने आपको ये एथेन डाइथायोल दिखाई दे और सेकेंड स्टेप में H2 प्लेटिनम दिखाई दे, क्या करना आपको कुछ नहीं करना, ये हटाना है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हटा के और 2 हाइड्रोजन लगाना है। देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना आंसर। भाई यहाँ पे क्या था, MECH था, आपने ये क्या किया, ऑक्सीजन हटा दिया और 2 हाइड्रोजन चिपका देना। 2 हाइड्रोजन चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्यों? आपको ये हटाना, ये हटा दिया, हटाने के बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाना होता, लेकिन लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है। ये क्या करना, ये ऊपर वाला, ये बाइसाइक्लो में ऊपर वाला ये ऑक्सीजन हटाना है। ये देखो सिंपल, कैसे पहचानेंगे, ये एथेन डाइथायोल आएगा और सेकेंड स्टेप में H2 प्लेटिनम आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये मोजिंगो रिडक्शन ये क्या करता है, ये किसी एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बना देता है। अब ये क्वेश्चन जरा देखो, ये क्वेश्चन बेंजाल्डिहाइड है ना, मोजिंगो रिडक्शन करा रहे हैं, तो ये हट जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हट जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। देखो हो गया, समझ गया ना, सिंपल है। तो मेरे पास 4 रिएक्शन हो गए। एक तो मोजिंगो रिडक्शन भी हो गया जो कि एल्डिहाइड कीटोन के एल्केन में बदल देता है। बच्चों ये कोरे हाउस रिएक्शन है। अच्छा, कोरे हाउस रिएक्शन में थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, इसमें है ना, इसमें कितने कार्बन है, 3, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3,
तो थोड़ा सा ये चेंज कर लेंगे ना, 5 दिख रहा है ये, तो ये प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा देखो, ये 3 तो ऐसे रहे और ये जो चिपकेगा ऐसे, ऐसा बन जाएगा ना प्रोडक्ट। कुछ नहीं करना यार, बस जोड़ देना लोग जाके, है ना। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा 4th वाले। खैर ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कोरे हाउस रिएक्शन है। कोरे हाउस रिएक्शन तो आप अच्छे जानते हैं ना, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया ना। ये क्वेश्चन क्या है आपको पता नहीं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको आरएक्स के बारे में कुछ नहीं पता कि आरएक्स क्या है, और आपने ये प्रोडक्ट बना दिया, तो कैसे कैसे बन सकता है? बड़ा सिंपल काम है, 2 कार्बन ले लो, आरएक्स आरएक्स का तभी बन सकता है, या पहले वाला 3 कार्बन ले लो, दूसरा वाला केवल 1 ले लो, तभी बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि ये और ये मिलके तो एल्केन बनाते हैं भाई, आर और लास्ट वाला आर डैश मिलके एल्केन बनाते हैं, और आपको यहाँ पे 4 कार्बन का बनाना है, तो या तो 2 कार्बन ये ले लो, या तो ये 3 कार्बन ले लो, 1 कार्बन ले, तभी बन जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इसके 2 पेयर पॉसिबल, एक तो पेयर ये हो सकता है और एक पेयर ये हो सकता है, तभी इससे बनेंगे। खैर क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है कि अगर आपको ये बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल काम है, 1 कार्बन ये ले लो, ये लो, तभी बन जाएगा, या 1 कार्बन ये ले लो, तब ये ले लो, मतलब कुल मिला के ये पेयर और ये पेयर से बन जाएगा फिलहाल। तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने बता दिया, आप जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान सुनिए, है ना। एल्केन समाप्त करना, वैसे एल्केन समाप्त हो गया फिलहाल। आपको मैं बता दूं, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि एल्केन समाप्त हो गया है। मैंने कल रात को एक थोड़ा सा पेज देखा है, उसको मैं बता दूं जिससे आपको सुविधा हो, कुछ बता दूं। हाँ, वैसे एल्केन समाप्त हो गया, तो आप बिल्कुल खुश हो सकते हैं, एल्केन समाप्त हो गया। थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, एक्स्ट्रा बता देता हूँ, और ये समाप्त हो ही जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जो मैंने पीडीएफ दिया था ना, प्लीज उसको रिक्वेस्ट कर, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या क्या खास बात है कि मेथेन के बनाने के कुछ और मेथड कौन कौन से, एक तो ये पढ़ लीजिएगा, और एक और सबसे लास्ट में लिखिएगा कि मेथेन का केमिकल रिएक्शन क्या है। तो प्लीज बच्चों, इसको आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन मैं आप प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक रेने निकल लिखा होगा, तो रेने निकल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। निकल को बहुत बारीकी पीस लेंगे ना, उसमें निकल पाउडर को, जो कैटलिस्ट था, याद है हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, उसमें रेने निकल करके यूज किया जाता है। पाउडर फॉर्म में पीसने से क्या होगा? पाउडर फॉर्म में पीसने से बच्चों उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और आपको पता है ना कि एब्जॉर्प्शन सरफेस पे ही होता है, तो थोड़ा रिएक्शन की रेट और फास्ट हो जाएगी, है ना। फिलहाल इसको पढ़ लीजिएगा, या ध्यान सुनिए, 1-2 रिएक्शन और सुन लीजिए। अगर आप उस सीट को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा आइसोमेराइजेशन। तो साहब एल्केन आइसोमराइजेशन करता, कैसे करता? मान लीजिए कि आपने 4 कार्बन का एल्केन ले लिया, और अगर आपने इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस, अगर आपने इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस LCl3 से कराया और साथ में HCl लिया, तो बच्चों आइसोमराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। तो बच्चों 4 कार्बन का ये प्रोडक्ट बनता है। मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है ना? तो ऐसा बन जाता है। मान लीजिए 5 के लेंगे तो और भी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिलहाल तो ये पहला हो गया। जरा दूसरा सुन लो, ये सब एनसीईआरटी में लिखा गया, अगर आपको 11th में टीचर ने बताया गया होगा। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है एरोमेटाइजेशन। ये संडे टेस्ट है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि एल्केन पढ़ा चुका हूं मैं। ये क्या होता है? आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा कि अगर नॉर्मल हेक्सेन ले लें, नॉर्मल हेक्सेन देखो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। अगर आप नॉर्मल हेक्सेन ले लें, और नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन यदि आपने Cr2O3 से कराया, क्रोमियम ऑक्साइड से कराया, मान लीजिए इससे नहीं करा, वेरेडियम पेंटाऑक्साइड से करा दिए, और या तो आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड से करा दिए, MO2O3, है ना। टेम्परेचर आपने 773 केल्विन, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। प्रेशर आपने 10 से 20 atm ले लिया। इनमें से किसी से भी रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, ये बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी में कैसे लिखा वो भी सुन लीजिए। एनसीईआरटी में कैसे लिखा है? एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा, 11th के एनसीईआरटी मिलेगा आपको, ऐसे लिखा है, ये CH3 CH2, ये 3 कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6। होता क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल के ये बॉन्ड बन जाता है, और सबसे हाइड्रोजन निकल के सब जगह डबल बॉन्ड आ जाता है, और इससे ये बन जाता है। ये सब ऐसे एनसीईआरटी में लिखा गया है ना। इसकी फोटो ले लीजिए ताकि मैं दूसरा बताऊं फास्ट।
एल्केन समाप्त हो गया, एल्कीन पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एल्केन पढ़ने से पहले एक बात सुन लीजिए, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन ये पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे एल्केन बनाया जाता है। तो एल्केन बनाने का ये रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा याद करिए, जब मैंने वहां पढ़ाया था तो मैंने एक प्रकार का, इस प्रकार का एक क्वेश्चन, ये पेज छुड़वाया था, इस प्रकार का कोई रिएक्शन कराया था मैंने, सी ट्रांस कराया था, वो मैंने वो पेज छुड़वाया था। बच्चों वो पेज अब पढ़ने का टाइम आ चुका, क्योंकि एल्किन का प्रिपरेशन पढ़ रहा है और वहां पे एल्किन बना था, सीस एल्किन, ट्रांस एल्किन बना था। जो मैंने वहां पे पेज छुड़वाया था रिएक्शन मैकेनिज्म GSC 2 में, वो पेज अब पढ़ने का टाइम आ चुका। फिलहाल इसकी फोटो आपने ले लिया होगा, आगे देखते हैं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आपने नॉर्मल हेप्टेन ले लिया तो क्या विचार है? 7 कार्बन का, ये लो 7 कार्बन का, कुछ नहीं करना। नॉर्मल अगर आपने हेप्टेन ले लिया ना, तो केवल और केवल एक मिथाइल ज्यादा कर लीजिए। कैसे एक मिथाइल ज्यादा कर लीजिए? ये देखो, यहाँ पे क्या करो, CH2 कर लो और यहाँ पे एक मिथाइल ज्यादा कर लो, तो ये बच्चों टॉल्यूइन बन जाएगा, है ना आसान, टॉल्यूइन बन जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने नॉर्मल हेप्टेन ले लिया तो एक टॉल्यूइन यहाँ लग जाता, क्या बन जाता? जाइलिन बन जाता। जाइलिन नाम है इसका। फिलहाल इसकी फोटो ले लीजिए। इसको हटाए, इसको हटाता हूं मैं, है ना। बच्चों आपको मुझे पेट्रोल के बारे में भी बताना है, पेट्रोल के बारे में आज थोड़ा सा। अच्छा, पेट्रोल में के बारे में बताने से पहले बता दो कि जेई एडवांस में पेट्रोल नहीं है ना। मेंस और नीट में पेट्रोल की संभावना है कि कभी पूछ सकता है, लेकिन एडवांस में नहीं। तो एडवांस की बात तो कोई करेगा नहीं हम लोग अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं पेट्रोलियम के बारे में बता दूंगा, अभी बताऊंगा। मुझे थोड़ा सा, मुझे थोड़ी सी बात बताने दीजिए। उसके बाद जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम क्या होता है? कोई भी पेट्रोलियम, चलो बताता हूं मैं। आपको पता है ना कि, आपको पता है कि विदेशों में कई ऐसी जगह, अपने भारत में भी कई ऐसी जगह जहां पे जमीन के अंदर से खुदाई की जाती है और खुदाई करके पेट्रोलियम निकाला जाता है। जमीन के अंदर से खुदाई की जाती है। आपको पता है ना कि भारत में कई ऐसी जगह जहां से बाहर से भी पेट्रोल, मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ साहब। भाई पेट्रोल अलग चीज होता है, पेट्रोलियम अलग चीज होता है। तो मान लीजिए कि हमने जमीन के अंदर, ग्राउंड से अंदर डिग किया, वहां से पेट्रोलियम निकाला और मैंने उसकी रिफाइनिंग किया। रिफाइनिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े कॉलम होते हैं भारत में, बहुत जगह जगह रिफाइनिंग के सिस्टम है, गुवाहाटी में भी है, बहुत जगह सिस्टम है। आप विदेशों से भी मंगाया जा सकता है और अपने भारत से मंगाया जा सकता है। जरा सब लोग से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ना, प्लीज जरा सीरियसली सुनिएगा, ये आपके नॉलेज के भी काम आएगा। तो बच्चों हमने पेट्रोलियम क्या किया, जब हमने पेट्रोलियम की खुदाई किया ना, पेट्रोलियम जहाँ पे किया, तो सबसे पहले वहां पे गैसियस मिक्सचर मिलता है आसपास, और वो गैसियस मिक्सचर क्या होता है? वो मेथेन का होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करके CNG या बाकी सब चीजें बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब पेट्रोलियम की खुदाई की जाती है, जहां से पेट्रोलियम निकलता है, वहां पे गैसियस चीज होती है बहुत ज्यादा, और उस गैसियस चीज में मेथेन के कंटेंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसको मैं कंप्रेस करके CNG बना लिया। एक तो इसके गैसियस चीज का मैंने यूज कर लिया। उसके बाद अच्छा, कोई पेट्रोलियम पूछे कैसे होता है, तो मैं बताऊं, काला सा कचरा टाइप का कुछ होता है, उसे पेट्रोलियम कहते हैं, जमीन के अंदर जब खुदाई करते हैं। तो जब इसकी रिफाइनिंग करते हैं ना, रिफाइनिंग, जब इसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो रिफाइनिंग करने पे एक तो कुछ और पेट्रोल गैस मिलता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों जब रिफाइनिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 7 से लेकर कार्बन नंबर 9 का जो एल्केन मिलता है। अच्छा, ये पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? एल्केन का मिक्सचर है, एल्केन का मिक्सचर है, एल्केन का मिक्सचर है। तो बच्चों हमने इसकी रिफाइनिंग किया, जब रिफाइनिंग किया तो कार्बन नंबर 7 से कार्बन नंबर 2 का जो एल्केन मिला ना बच्चों, उसी को पेट्रोल कहते हैं, उसी को पेट्रोल कहते हैं। मतलब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने के बाद जो कार्बन नंबर 7 से कार्बन नंबर 9 का जो एल्केन मिलेगा ना, वास्तव में उसी को पेट्रोल कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम होता है गैसोलीन, पेट्रोल का। अब मान लीजिए बच्चों हमने इसी का रिफाइनिंग किया, तो उसी का रिफाइनिंग करेंगे तो कार्बन जो 16 होता है ना, उसी से मिलता है डीजल। मान लो हमने उसकी रिफाइनिंग किया तो आगे मिलता है मोबिल। मान लो उसके मैंने रिफाइनिंग किया तो आगे जितने भी चीजें सब मिलता है। और बच्चों यहां तक रिफाइनिंग करते करते जाएंगे, लास्ट में जो मिलेगा ना, लास्ट में कोल तार भी मिलता है। जो सब कुछ रिफाइनिंग करने के बाद जो बच जाता है ना, उसको कोल तार भी कहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कोल तार का यूज भी भारत में होता है। किसमें होता है? रोड बनाने में, पेंट बनाने में। आप देख रहे हैं ना कि पेट्रोलियम का एक एक चीज
एक गैस निकला उसमें भी सीएनजी बन गया, आपने रिफाइनिंग किया, रिफाइनिंग करने के बाद जितनी भी चीजें सबका यूज होता है, इसलिए पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस, वायर, कुछ भी, यहाँ तक पेट्रोलियम का सब कुछ रिफाइनिंग करने के बाद जो सबसे लास्ट में मिलता है ना, वो कोल तार भी होता है, उसका भी लोग यूज करते हैं, जो मार्केट में सस्ते मिलता है, और रोड बनाने में इसी का भी यूज होता है। तो बच्चों पेट्रोलियम आप देखिए कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम का एक एक रिफाइनिंग का चीज सब यूजफुल है, कोई भी चीज बेकार नहीं होता है। तो फिलहाल मैंने आपको एक छोटी सी चीज पढ़ा दिया, फिलहाल इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, मतलब जो थोड़ी सी, फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी थोड़ा मोड़ा लिखा होगा कहीं इंस्टीट्यूट में देख लीजिएगा, या अपने एनसीईआरटी में लिखा होगा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैंने बता दिया, आप समझ गए ना, पेट्रोलियम अलग चीज है, पेट्रोल अलग चीज है ना। पेट्रोलियम क्या है भाई साहब, एल्केन का मिक्सचर है, जब इसकी रिफाइनिंग की जाती है तब जाके पेट्रोल, डीजल, मोबिल ओबिल, ग्रीस सब निकलता है, और सब कुछ होने के बाद जो लास्ट में बनता है वो भी यूजफुल है। फिलहाल जरा मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की कुछ बात कर लूं, वैसे मैंने बात तो कर लिया था ना फिजिकल प्रॉपर्टी की, लेकिन थोड़ा सा मैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं जो आपको तकलीफ देता होगा। बच्चों मैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़े। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6, ये कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन का है, जो भी हो 6 7 जो भी हो। अगर आप पूछे बताओ इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर इसका ज्यादा, क्यों, किसके, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगी, ठीक है। अच्छा मान लो कि आपको आइसोमर मिल जाए, आइसोमर, ऐसा आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमर उसे कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सर आइसोमर मतलब जैसे मान लो ये मिल जाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, अब मान लीजिए ये मिल जाए 1 2 3 4, और इस पे एक मिथाइल चिपका दो, हो गया 5 कार्बन। तो क्या ये दोनों दूसरे का आइसोमर है? आइसोमर कैसे पता चला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, आइसोमर है ना, पहले तो आइसोमर नहीं थे। तो आइसोमर में क्या करते हैं बच्चों ना, बॉइलिंग पॉइंट के लिए जितना कम ब्रांचिंग हो, जितना कम ब्रांचिंग उस पर ध्यान देते हैं, जितना कम ब्रांचिंग हो, जितना कम ब्रांचिंग। मुझे बताओ पहले और दूसरे में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? पहले का। पहले का। ठीक है, फिलहाल ये दोनों फोटो ले लीजिए, वैसे मैं इसकी शीट भी भेज दूंगा, फिलहाल ये दोनों फोटो ले लीजिए। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सेम वही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सेम वही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सेम वही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सेम यही है, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बच्चों एक मैं नोट डाल के एक बात लिखना चाहता था, देखो नोट, नोट किसके लिए डाल रहा हूँ, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए डाल रहा हूँ। नोट क्या है, देखो मान लीजिए कि आपने ब्रांचिंग किया, मान लीजिए सपोज मैंने बताया था ना कि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा, एमपी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होगा, क्यों, ये बताया था ना मैंने, दोनों कम होगा, सही बात है। लेकिन बच्चों जरा एक बात पर ध्यान दें, क्या ध्यान दें, मान लीजिए कि आप ब्रांचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज आप ब्रांचिंग कर रहे हैं, ब्रांचिंग मान लीजिए क्वेश्चन दिया, आप क्यों करेंगे, ब्रांचिंग करने के बाद अगर वो सिमेट्रिकल दिखाई दे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल दिखाई, सिमेट्रिकल को लोग सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ, कभी इंग्लिश में यूज होता है, कभी घबराना नहीं है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल। तो बच्चों ऐसी ऐसी ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका एमपी और बीपी दोनों ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। सर समझा नहीं, जरा मैं समझाता हूँ, जरा समझो, जरा इस क्वेश्चन को समझो। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिया, ये कितना कार्बन है, 5 कार्बन का लिया, मैंने इसको ए बोल दिया, और जरा इसको देखिए, मैंने इसको बी बोल दिया। तो नियम के अनुसार बच्चों ए का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ए में ब्रांचिंग कम है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन तो गलती होता है। अब मुझे बताओ जरा क्या करना है, क्या ये बी वाला ज्यादा सिमेट्रिकल, देखो जरा, क्या ये बी वाला ज्यादा सिमेट्रिकल, देखो क्या ज्यादा सिलेंड्रिकल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी का पहले फिर एक, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है, ध्यान रख लोगे। इसकी फोटो ले लो फास्ट, जल्दी से, बस अब खत्म हो गया, ये मान के चलो, बस 2 मिनट और वेट कर लो।
जो लोग सो गए हो ना प्लीज वो सोए ना, जो लोग जग रहे हैं प्लीज वो जगे रहे। ऐसा नहीं कि आप इसको सोचा अरे यार ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं बता दूं कि यही फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बोर्ड की टीचर लोग नहीं पढ़ाते, बोलते पढ़ लेना, और यही पेपर में आता है, पता नहीं चलता कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कम लिखना है। फिलहाल मैंने बता दिया, अब आगे देखते हैं। ये सब आपके काम आने वाला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर बताइए, देखता हूं आप में से कौन बताता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा, आप उसका आंसर बताइए, है ना। क्वेश्चन है, देखिएगा, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का मेरे पास क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और देख लीजिए, 3 हो गया ना, तो 4 5 6 7, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर सी सुनिए, सी 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। चलिए बताइए, ऑर्डर बताइए तो मेल्टिंग पॉइंट का। सी बी ए, सबसे पहले सी, CBA नहीं उसके बाद ए, फिर बी। अरे यार आप सब में क्यों लगा रहे नियम, केवल सिलेंड्रिकल केवल स्फेरिकल में लगाइए ना। ब्रांचिंग पे कम होता है, ये बात तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये क्या, ब्रांचिंग बढ़ने पे तो मेल्टिंग पॉइंट घटता नहीं, ये तो बेकार हो जाएगा ना। ए वाला तो उससे अच्छा है ना, सिंपल है। समझ नहीं रहो यार, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक, हाँ इसकी भी फोटो ले लो जल्दी से। इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों ये, अच्छा एक बात और बता दूं, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दूंगा, जरा देखिए बच्चों, जरा देखो, मान लीजिए कभी आप इवेन एल्केन बना रहे, कभी इवेन एल्केन, इवेन एल्केन, इवेन एल्केन समझ रहे हो ना, ऑड एल्केन समझ रहे हो ना। तो ऐसा कहा जाता है ना कि इवेन एल्केन अगर बना बाय द बना रहा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा हो जाता है। कैसे, देखो आपको अच्छे से पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के बढ़ने से बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट से बढ़ेगा। लेकिन बच्चों ये इवन एल्केन का ज्यादा हो जाता है। जरा मैं एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कि आप कार्बन 9 से कार्बन 10 बना रहे हैं, कार्बन 10, और इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए बढ़ गया, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, मान लीजिए कि x डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, मान लीजिए सपोज। अब मान लीजिए कि आप कार्बन नंबर 10 से कार्बन नंबर 11 बना रहे हैं, भाई मेल्ट करके बना रहे हैं, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। भाई मॉलिक्यूलर वेट से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ना, ठीक है। अब मान लेता हूं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो y डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि x और y में कौन ज्यादा है, तो बच्चों x वाला ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप इससे इवन एल्केन बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। बात समझ में आ गया। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के बना लिया। एक और बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ बच्चों, क्या आपको सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, देखो यार सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, देखो सिमेट्रिकल, क्या ये ज्यादा सिमेट्रिकल है इवन एल्केन है, देखो इवन एल्केन है, मोर सिमेट्रिकल है, देख लो मोर सिमेट्रिकल है। और ये आपको सिमेट्रिकल कम दिखेगा, देखो लेस सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका जो ज्यादा हो जाता है। फिलहाल इसकी फोटो ले लीजिए, इमेज की वो भेज दूंगा। अच्छा सबसे अच्छी बात तो देखो, आज क्या है ना कि आज बीच में रुका भी नहीं और लगातार चल भी रहा है। तो बच्चों कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी नहीं हो सकती, इस बात को आप समझें। देखिए आज कोई दिक्कत नहीं हुई ना, आज हम लोग बिल्कुल मेंटेन से पढ़ाई भी की है, सब कुछ खत्म भी हो गया। इसको मैं हटा रहा हूँ, लास्ट चीज देखते हैं। लास्ट बच्चों, लास्ट बात है जो बता रहा हूँ उसका नाम है डेंसिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि किसी बच्चे ने शीट पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि भैया जो एल्केन होता है ना वो पानी से हल्का होता है। पानी से हल्का होने का मतलब क्या हुआ, एल्केन पानी पे तैर सकता है। कैसे, मैं पहले लिख देता हूं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के ये भी बराबर होता है। लेकिन बच्चों
इसकी जो रेंज होती है ना, इसकी जो रेंज होती है वो 0.1 से 0.9 तक होती है ना। इसीलिए मैं आपको नीचे लिखना चाहता हूं, एल्केन जो होता है, एल्केन्स आर लेस डेंस होता है देन वाटर। ये क्यों लिख रहा हूं, अभी इसके बारे में मुझे एक बात बतानी है। मतलब एल्केन पानी से हल्का होता है, इसीलिए डेट्स वाई, मतलब इसी रीजन से एल्केन जो होता है, एल्केन जो होते हैं फ्लोट समझते हैं ना, तैरना, फ्लोट ऑन वाटर, पानी पे तैरता है। और बच्चों इसी के कारण आपने सुना होगा, इसी के कारण आपने नहीं सुना भी होगा, मुझे पता है, इसी के कारण जो समुद्र में आग लग जाती है, इसी रीजन फॉर ओशन फायर। अब कैसे लगती है ये भी सुन लो बच्चा। मान लो समुद्र है, समुद्र में नीचे समुद्र के नीचे जो गहराई है उसी से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम साहब नॉर्मली एल्केन का मिक्सचर है, मान लीजिए कि कहीं वहां पे लीकेज हो गया, तो लीकेज होगा तो क्या होगा, वहां से जितने भी एल्केन है वो सब के सब समुद्र के सरफेस पर तैरने लगेंगे। अब मान लीजिए किसी चट्टान में किसी भी के कारण वहां पे थोड़ी भी फ्रिक्शन के कारण, थोड़ी भी कहीं से भी उसको वो मिल गई, कोई भी वो मिल गया, कहीं भी आग मिल गया, तो तुरंत का तुरंत पूरा फायर हो जाता है, तुरंत का तुरंत उस ओशियन पे पूरा आग जलने लगता है। और मैं बताना चाहता हूँ ना कि उसको आप बुझा भी नहीं सकते, ये तब तक जलता रहता है ना जब तक वहां का पूरा पेट्रोल ना जल जाए। इसीलिए ओशन में इसलिए आग लग जाती है। और ये बात आपको शीट में भी दिया होगा, इसकी भी फोटो ले लीजिए। तो बच्चों एल्केन का जो टॉपिक है, एल्केन का टॉपिक आपका इंड होता है। इंड होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट और देख लीजिए, मुझे कुछ और बता दो। मान लीजिए आप बहुत आलसी है, मुझे पता कि आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं बता दूं जरा। मैं बता देता हूँ, मैंने उसी शीट से फोटो लिया है और मैं चाहता हूँ कि बस 5 मिनट और आप धैर्य बना के हमारी बातें सुन लें ताकि हम बता दें। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। इसको हटा देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। भैया मेथड बनाने कुछ मेथड सुन लीजिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। आपके शीट में लिखा होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि आपसे भरोसा नहीं है मुझे। ये तो आपको शीट पे ही लिखना है, शीट से लिखना तो यहाँ से लिखना। ये मैंने नोट्स में नहीं मेंशन किया था, लिख रहा हूँ, वहां से फोटो मैंने लिया था। स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथेन बनाने के कुछ मेथड अलग से है, इसको ध्यान रखना है। आपको पता है कि एल्युमिनियम कार्बाइड है ना, Al4CO3, आपने वहां भी देखा था। अगर आप इसको हीट करेंगे ना तो इससे भी मेथेन बनता है, तो आप ये याद रखेंगे। मान लीजिए कि आपने बेरियम कार्बाइड ले लिया, है ना, अगर आप इसको भी हीट करेंगे तो इससे भी मेथेन बनता है। तो ये 2 बात, एक पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, अगर आपने कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया है ना और उसकी रिएक्शन H2O से भी करा रहे हैं तब भी मेथेन बनता है। 2 बात होगी मेथेन। और तीसरा जो आपने 10th में पढ़ा होगा साबाते सेंटेंस मेथड, है ना, और इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि नेमिंग है ना, तो नेमिंग रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। लिख देता हूँ सेंटेंस मेथड। ये क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने CO2 लिया और साथ में हाइड्रोजन लिया, पूरा लिखता हूँ 4 हाइड्रोजन, और निकल से हीट कर दिया। मान लीजिए कि आपने CO लिया, देखो दोनों देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और अगर आपने निकल से हीट कर, दोनों रिएक्शन सेम ही है, तो बच्चों दोनों से मेथेन बन जाता है, दोनों से मेथेन बन जाता है। ये अब इसमें थोड़ा पानी ज्यादा बनता है, 2H2 पानी बनता है, इसमें पानी एक ही बनेगा। जरा इसकी फोटो ले लो यार। एक बात और यहाँ पे सुन लो, नियोपेंटेन आप जानते हैं ना, नियोपेंटेन साहब आपका गैसियस फॉर्म में रहता है, नियोपेंटेन गैस फॉर्म में रहता है। एक तो ये हो गया, एक और आप याद कर लीजिए, उसके बाद इंद कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। तो बच्चों मेथेन के बारे में 2-3 लाइन और सुन लीजिए। मतलब
कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दोनों से आप मेथेन बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस हीट करना। अब जरा देखो जरा केमिकल रिएक्शन ऑफ मेथेन, ध्यान सुनिएगा, ये आपका मेथेन रहा बच्चों, मेथेन। मान लीजिए मेथेन की रिएक्शन आप ओजोन से करा रहे हो, ओजोन समझते हैं ना, O3। अगर ये तो बचपन में पढ़ा कि मेथेन की रिएक्शन अगर ओजोन से कराते हो और हीट करते हैं ना, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, CHO। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऑक्सीजन बनता है, O2 और पानी बनता है। फिलहाल तो इसको जो मेन है उसको याद रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चों आपने इसकी रिएक्शन पानी से कराया, मतलब हाइड्रोलिसिस किया, तो जैसे पानी से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 गैस बनेगा। अगर आपको याद हो तो बच्चों इसी को सिंथेसिस गैस कहते हैं। सिंथेसिस गैस कहते हैं। मान लीजिए कि आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया, ऑक्सीजन, ओजोन ऑक्सीजन में अंतर है। अगर आपने ऑक्सीजन से कराया बच्चों तो एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन। इसका नाम एसिटिलीन है, एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन बनता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों अलग अलग है ना। क्यों? मान लीजिए कि अगर आपकी रिएक्शन, अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं, है ना, और टेम्परेचर हाई ले रहा है, हाई टेम्परेचर ले रहा है, तो बच्चों इससे हाइड्रोजन साइनाइड बनता है, HCN बनता है, HCN। अच्छा HCN एक जगह और बनता है, HCN एक जगह और बनता है। मान लीजिए कि आपने इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रिक पास से कराया, इलेक्ट्रिक आर्क से कराया, इलेक्ट्रिक आर्क से, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क से कराया, लेकिन साथ में आपने नाइट्रोजन से रिएक्शन कराया N2 से, तो बच्चों इससे भी हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ भी बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ भी बनता है, लेकिन ये नॉर्मल अमोनिया से रिएक्शन। अच्छा अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तब भी हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, और N2 से कराएंगे तब भी हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, लेकिन इसमें केवल हीट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक वाली व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आपका एल्केन, द इंड हुआ, मैंने पूरा एल्केन पढ़ाया है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बाहर एल्केन किसी भी पेपर में नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन बहुत छोटा लेशन है, एल्काइन भी बहुत छोटा लेशन है, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक शुरू करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसकी फोटो ले लें, है ना, प्लीज फास्ट। उसके बाद जब भी स्कूल ओपन होगा, जब भी होगा, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज मैं बताना चाहता हूँ कि संडे के दिन जो टेस्ट है ना, वो 45 क्वेश्चन का टेस्ट है। उसमें सभी प्रकार के IPSC से लेकर आइसोमरिज्म से लेकर सभी प्रकार के एल्केन का पोर्शन ज्यादा रहेगा, और GOC2 की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसकी भी पोर्शन आप देख लीजिएगा, GOC फर्स्ट 2 का। मतलब कुल मिला के सभी पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एल्केन का पोर्शन थोड़ा ज्यादा दूंगा, क्योंकि एल्केन पे प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, एल्केन में जितने भी आपके टॉपिक पढ़ाएंगे सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये एल्केन समाप्त हो चुका। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। ये जो पेज है मैं आज उसको सेंड कर दूंगा, लेकिन ये नहीं सेंड पाऊंगा, ये जो मेथेन की जो पेज है वो सेंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू।